मोदी सरकार ने ऐसी कमान कसी है कि केजरीवाल यू टर्न लेने पर मजबूर हो गए हैं। केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी से मुकाबला करें तो कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे में केजरीवाल के उन समर्थकों को तकलीफ जरूर हो रही होगी जिन्होंने केजरीवाल के उस बयान पर उन्हें वोट दिया था कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार को करप्ट बताकर जमकर निशाना साधते थे। वहीं अन्ना आंदोलन के दौरान भी केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन किया था, लेकिन आज खुद की पार्टी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं और सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो अब केजरीवाल को कांग्रेस से ही हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल को भाव नहीं दे रही। पार्टी के तमाम बड़े नेता केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपनी बेइज्जती सहकर भी केजरीवाल बार बार कांग्रेस के सामने समर्थन के लिए हाथ फैला रहे हैं। केजरीवाल ने अब केंद्र के लिए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन को लेकर कांग्रेस को तीसरा मैसेज भेजा है। इससे पहले भी केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं सीएम स्टालिन को इतने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करने के लिए एमके स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस भी इस अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक संयुक्त विपक्ष की चर्चा पर निर्धारित बैठक में काम किया जा सकता है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए केजरीवाल बेचैन है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता केजरीवाल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि हम इस प्लेग से दूर रहना चाहते हैं, इससे जितना हो सके दूर रहना उतना अच्छा है। इसके अलावा बाजवा ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम भी कहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश का समर्थन करेंगे। संदीप दीक्षित ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कंट्रोल हासिल नहीं किया तो उन्हें कम से कम 8-10 साल की जेल तो हो ही जाएगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कथित शराब घोटाले मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और बीजेपी का कहना है कि इस ट्विस्ट से केजरीवाल भी फंसने वाले हैं और अब शराब घोटाले मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दरअसल शराब घोटाले मामले में आप के नेता ऐसे फंसे हैं कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पार्टी के कई दूसरे नेता पर भी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो ये दावा कर रहे थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, वो अपनी बातों को साबित करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और पार्टी के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बार जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाले मामले में बड़ा झटका साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के लिए शराब घोटाले मामले में 2 बुरी खबर आई है। तो चलिए बताते हैं आपको कि वो कौन सी 2 बुरी खबर है जिससे आम आदमी पार्टी की नींद जरूर उड़ गई होगी। दरअसल दिल्ली में नई शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सिसोदिया की सीबीआई केस में जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही थी। इससे पहले बीते गुरुवार को सिसोदिया की ईडी की ओर से पेशी के दौरान न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था और अब जेल से ही पूर्व डिप्टी सीएम की पेशी हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई को चार्जशीट और दस्तावेजों की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई 2023 को होगी। मतलब इस बार भी सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वहीं केजरीवाल एंड कंपनी के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। अरबिंदो फार्मा के प्रबंधक निर्देशक रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। शरत चंद्र रेड्डी जांच एजेंसी के सामने जो बयान देंगे वो मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े अब कई राज के सामने आने की उम्मीद है। वहीं इस नए ट्विस्ट के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि शरत चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद इस घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने रेड्डी को गिरफ्तार किया था और अब रेड्डी सरकारी गवाह बनकर इस मामले में कई खुलासे कर सकते हैं। ईडी के मुताबिक रेड्डी ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाकर साजिश रची थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से खुद भी घिर जाते हैं और सियासी तौर पर कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ा देते हैं। राहुल के बयानों को हथियार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर प्रहार करती है और अब एक बार फिर राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। क्या है खबर और राहुल गांधी के किस वीडियो पर बीजेपी हल्ला बोल रही है, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल वित्त वर्ष 2022-23 के जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद से आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो राहुल गांधी को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दिसंबर 2022 का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंची थी तब रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान रघुराम राजन ने मोदी सरकार की योजनाओं और आर्थिक विकास पर जमकर निशाना साधा था और बिना किसी तर्क के आर्थिक विकास को लेकर भविष्यवाणी की थी। भारत के आर्थिक विकास को लेकर राहुल गांधी को जवाब देते हुए रघुराम राजन ने कहा था, रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे वैश्विक हालातों की वजह से आने वाले साल भारत के साथ साथ दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा की गई भविष्यवाणी उनके लिए आफत बन गई। बीजेपी ने राजन की जीडीपी पर की गई भविष्यवाणी को लेकर उन पर हमला बोल दिया। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% है, जो अमेरिका और चीन जैसे देशों से कहीं आगे है। ऐसे में अब एक समय में राहुल के दोस्त रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल और राजन पर निशाना साधा। सिंधिया ने राहुल गांधी और रघुराम राजन पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें समझना ही नहीं उन्हें कोई समझा नहीं सकता। सिंधिया ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने अपनी विचारधारा और नीतियों के कारण दिमाग को बंद कर लिया है। अगर 9 साल में भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखेंगे तो खुद कई चीजों का जवाब मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर स्कीमों से लेकर कनेक्टिविटी तक बड़ा बदलाव हुआ है। सिंधिया ने यह भी कहा कि सिस्टम से लगातार बिचौलियों को खत्म किया गया है, लोगों को प्रत्यक्ष फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब खुद स्वीकार किया गया कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे लोगों को मिलते हैं। आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 6,000 रुपए केंद्र में जारी होता है तो सुदूर बैठे किसान को उतना ही पैसा खाते में मिल जाता है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए रघुराम राजन एक अर्थशास्त्री कम राजदीप सरदेसाई की तरह ज्यादा लग रहे हैं। सच यह है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कांग्रेस के समर्थक गंदगी चाहने वाली मक्खियों की तरह हैं, जिन्हें अगर एक भी साफ जगह दे दी जाए तो भी वो गंदगी ही तलाशेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी के दूसरे नेताओं ने राहुल और राजन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से वो लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव किया है। उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरी तरह सेकुलर बताया है, जिसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश में बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वो सेकुलर कैसे हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि जिसके नाम में ही मुस्लिम शब्द है, वो पार्टी सेकुलर कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया है, पंडित नेहरू उसके गठन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी बने। वहीं राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना ये ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ये कहकर बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के रूह में जिन्ना रहता है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि विदेश में कौन से संस्था है जो राहुल गांधी को बुलाते रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के चिर युवा राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में फिर से अपनी घृणा का परिचय दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया है कि विदेश में कौन से संस्था है जो राहुल गांधी को बुलाते हैं, तो देखा आपने कैसे मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी घिर गए हैं।
राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस कम्युनल है और मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। ऐसे में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि वायनाड में अपनी स्वीकारिता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान के बाद कांग्रेस नेता ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।